Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to online classes of Spirit Group of Colleges मियां वाली कैंपस। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं अपना तीसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 21 से, और इसमें हम देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। हम रेडिएशंस के डिफरेंट बिहेवियर्स स्टडी करते हुए आ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा। तो अब हम इनका मैटर के साथ इंटरेक्शन देखते हैं कि मैटर के साथ इनका क्या बिहेवियर होता है। तो इंटरेक्शन जब हम इनका पढ़ते हैं तो हमें हर एक जो बेसिकली रेडिएशन है जो हमने पढ़ी, लाइक अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने पढ़े, बीटा पार्टिकल्स पढ़े, हमने गैमा पार्टिकल्स पढ़े। इन अदर वर्ड्स अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गैमा रेडिएशंस हमने पढ़ी। उनका बिहेवियर हम अब आज स्टडी करेंगे कि ये किस तरीके से होता है, लेकिन पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल इन अ मीडियम इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ द पार्टिकल। अब ऑब्वियसली जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इन रेडिएशंस का जो बिहेवियर है वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर फर्स्ट टाइम देखा गया था। तो ऑब्वियसली जब किसी भी मटेरियल के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे तो ही इनकी नेचर क्या या इनके बिहेवियर की हमें समझ आएगी। तो हमने जैसे इसको डिफाइन किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द पार्टिकल, कि जितना डिस्टेंस वो उस पार्टिकल के अंदर कवर करता है, जो हमारी रेडिएशन है या जो वो पार्टिकल है, उसको हम रेंज ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब रेंज ऑफ द पार्टिकल किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल है क्या चीज़, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर न्यूट्रल है, क्या बिहेवियर रखता है। नंबर 2, मास ऑफ द पार्टिकल, कितना मास रखता है। जैसे आम रूटीन में भी हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जितनी चीज़ ज़्यादा मैसिव होती है उतना ज़्यादा नुकसान करती है, उतनी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन होती है, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है। तो ऐसे ही मैसिव पार्टिकल्स भी अपना असर दिखाते हैं। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कितना एनर्जेटिक है पार्टिकल। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम कितना डेंस है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम, तो जिस मीडियम के अंदर हैं उसके एटम्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा वो आयनाइज जल्दी हो सकते हैं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। What happens to the energy of the particle when it passes through a medium? अब सवाल है कि किसी भी मीडियम के अंदर से अगर कोई पार्टिकल गुजर रहा है तो उसकी एनर्जी के साथ क्या होता है। पार्टिकल लूजेज इट्स एनर्जी ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि पार्टिकल जब भी किसी मटेरियल के अंदर से, किसी मीडियम के अंदर से, इवन मैटर के अंदर से गुजरेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। और वो एनर्जी किस वजह से लूज़ होती है? वो या तो एक्साइटेशन की वजह से होती है या आयनाइजेशन, या दोनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं, इसकी वजह से भी हो रही होती है। अब आयनाइजेशन दो वजूहात पे होती है, दो ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। नंबर 1, इलास्टिक इल्यूजन, और नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये वो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन कॉज होती है। और आयनाइजेशन है क्या? आयनाइजेशन इज़ द मेन इंटरेक्शन विद द मैटर टू डिटेक्ट द पार्टिकल टू मेजर इट्स एनर्जी। तो आयनाइजेशन बेसिकली एक इंटरेक्शन है, एक ऐसा इंटरेक्शन है कि जो मैटर के साथ, कि जिससे हम पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी हमें पहली बात उसकी शनाख्त होती है कि ये पार्टिकल है किधर है, इसकी क्या प्रोटीन है। जैसे अभी आगे इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में देखते हैं डिटेक्टर्स को, तो हमें बाकायदा डिटेक्ट होता है कि पार्टिकल किस बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। नंबर 2, फिर हम उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो फर्स्ट पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट पार्टिकल है ये किस तरह का बिहेवियर शो करता है। अब अल्फा पार्टिकल्स की ये नेचर है कि ये काफ़ी ज़्यादा फासला तय करते हैं जब भी किसी मीडियम के अंदर जाते हैं। तो हम इसके बारे में लिखते भी हैं कि एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले ठीक ठाक जो है वो फासला कवर करते हैं। और इनके बारे में हमने पढ़ा होता है कि ये तकरीबन 7000 टाइम्स हैवियर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लाइज होते हैं। तो दीज पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट 7000 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। इट डज नॉट सफर एनी अप्रिसिएबल deflection from its path if it gets close to the nucleus, or then it gets a strong repulsion. तो अल्फा पार्टिकल्स को ज़्यादा कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती जब ये किसी मैटर के अंदर या मीडियम के अंदर ट्रैवल करके जा रहे होते हैं। हाँ, अगर ये किसी न्यूक्लियस के करीब आ जाएं तो फिर इनको बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन मिलती है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो
उसके बाद दूसरे पॉइंट जब हम इसके डिस्कस करते हैं वो ये है कि दे आर वेरी हैवी पार्टिकल्स एंड कंटिन्यू देयर पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन। अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, बहुत वजनी होते हैं और ये ज़्यादातर अपना जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही कवर करते हैं। दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड कम टू एस। हाँ ऑब्वियसली इंट्रैक्शंस होंगे, आयनाइजेशन होगी, ये जो मामलात होंगे तो इनमें जाके ऑब्वियसली ये थोड़ी सी एनर्जी अपनी लूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आयनाइजेशन की वजह से एनर्जी लूज़ करके काइनेटिक एनर्जी इनकी कम होती जाएगी और फिर ये रेस्ट पे आते हैं। हाँ अब जब ये रेस्ट पे आते हैं तो फिर क्या करते हैं, दे कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मीडियम एंड बिकम अ न्यूट्रल एटम। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करके तो न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। बेसिकली ये हीलियम न्यूक्लाइज होते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की क्या नेचर है? बीटा पार्टिकल्स की जो नेचर है वो इनसे थोड़ी डिफरेंट है। दे लूज देयर एनर्जी बाय आयनाइजेशन। ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल है, आयनाइजेशन कॉज करेगा, उसकी वजह से एनर्जी तो लूज करेगा। इट्स आयनाइजेशन एबिलिटी इज़ अबाउट 100 टाइम लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो 100 गुना कम होती है अल्फा पार्टिकल से, क्योंकि उससे ऑब्वियसली बहुत लो कैटेगरी के पार्टिकल्स हैं। दे आर ईजिली डिफ्लेक्टेड बाय कोलिजन्स। अगर ये टकराएं किसी चीज़ के साथ, क्योंकि हल्के होते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देयर पाथ इज़ नॉट स्ट्रेट। इनका पाथ स्ट्रेट नहीं होता है बल्कि स्कैटर्ड पाथ होता है, बिखरा बिखरा सा पाथ होता है। ये आगे जाके हम रेडिएशन डिटेक्टर्स में भी ये चीज़ देखेंगे। इट्स रेंज इज़ फाउंड बाय इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ऑब्वियसली रेंज ऐसे ही होता है कि कितना किसी मीडियम के अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं, दाखिल हो सकते हैं, उससे हम इनकी जो है वो रेंज फाइंड कर सकते हैं। बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी एज एक्स-रेज फोटॉन्स व्हेन दे आर स्लोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जब इनको स्लो करें, आप इनको रोकने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए ताकि भाई डिफ्लेक्ट हो, थोड़ा सा इनका एनर्जी लूज़ हो, तो फिर ये अपनी एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज। इंट्रैक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल्स। दे आर अनचार्ज सो कॉज लेस आयनाइजेशन। अब गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। इनके ऊपर कोई मतलब इनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि ये आयनाइजेशन कॉज करें, बट स्मॉल आयनाइजेशन कॉज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका रीज़न क्या है, कैसे ये कर सकते हैं। दे आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बीम बाय आइदर स्कैटरिंग और बाय एब्जॉर्प्शन इन द मीडियम। इनको एक ही तरीके से रिमूव किया जा सकता है, या तो इनको स्कैटर करा दें, बिखरा दें इनको, या फिर इनको एब्जॉर्ब कर लें, जज्ब कर लिया जाए। दे इंटरेक्ट इन 3 डिफरेंट वेज। अब 3 तरीकों से ये इंटरेक्ट करते हैं। नंबर 1, जब एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, व्हेन एनर्जी इज लेस दैन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस वक्त ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्म में हमें नजर आता है इंटरेक्शन। अगर इंटरमीडिएट एनर्जीज होंगी, दरमियाने दर्जे की एनर्जीज होंगी, यानी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दरमियान में अगर होंगी तो कॉम्पटन इफेक्ट नज़र आएगा। और अगर मोर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो फिर पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना हमें नज़र आएगा। मादरत खा इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनका क्या इंट्रैक्शन है? तो दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड आर हाईली पेनिट्रेटिंग। अगर देखा जाए तो गैमा रेज जो हैं वो अनचार्ज्ड हैं और जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं ये तो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो हाईली पेनिट्रेटिंग है, किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होता है, असर ही नहीं होता है इनके ऊपर। टू स्टॉप दैम इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इनको रोकना इतना आसान काम नहीं है। दे मस्ट इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस और अ पार्टिकल इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इनको आप रोकना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप एक ऐसा पार्टिकल लेके आएँ जो कि न्यूक्लियस जैसा हो या फिर न्यूट्रॉन के अपने मास के बराबर हो, वही इनको रोक सकता है, वरना इनको और कोई चीज़ रोक नहीं सकती। Materials like water and plastic are used to stop the fast moving neutrons. इनको रोकने के लिए पानी या प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स यूज होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे शो लिटिल आयनाइजेशन टू द मटेरियल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम देम। हाँ, ये भी आयनाइजेशन कॉज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, गैमा रेडिएशंस करती हैं, अनचार्ज पार्टिकल्स करते हैं, तो सेम न्यूट्रॉन्स भी करते हैं। तो कैसे करते हैं कि ये ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो तो उसके अंदर से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर लेते हैं। तो ये इनके अंदर एबिलिटी है कि ये उनको नॉकआउट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी हमारे लिए एक नॉलेज है जो कि हमें इन बेसिक पार्टिकल्स के बारे में होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। अब इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। रेडिएशंस की जो शिद्दत है वो क्या होती है? In air, gamma rays intensity fall off as inversely from the source.
लाइक एज द लाइट फॉल फ्रॉम अ लैम्प। तो गैमा रेडी अगर हवा में अगर हम देखें ना, एयर में गैसेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो गैमा रेज की जो इंटेंसिटी है वो ऐसे नीचे गिरती है जैसे एक लैंप से रोशनी गिर रही है। अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये थोड़ी सी एलिब्रेशन भी है कि स्पेसिफिक पोर्शन से रोशनी नीचे बुक्स के ऊपर गिर रही है। इन सॉलिड्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन द मटेरियल। तो सॉलिड्स के अंदर जो इंटेंसिटी है रेडिएशंस की, हमने पहले भी पढ़ा था, ये भी पहले पढ़ के भी आपने डिस्कस किया कि जैसे जैसे मटेरियल के अंदर रेडिएशन दाखिल होती जाएगी उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत कम होती जा रही होती है। वो बेसिकली आयनाइजेशन की वजह से हो रही होती है और एनर्जी लगातार जो है वो काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है। तो उसके लिए इक्वेशन हम यूज़ करते हैं I=I0 e⁻⁻μx। वेरी सॉरी, यहाँ पे जो है वो m लिखा हुआ आ रहा है, बट यहाँ ये जो वर्ड है m नहीं है बल्कि म्यू है। म्यू इज़ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। ये जो हमने यहाँ यूज़ किया ना म्यू, ये म्यू है, क्योंकि इसको जब मैंने सेव किया है तो शायद इसमें कोई एरर आया जिसकी वजह से इसको m में उसने कन्वर्ट कर दिया, बट दिस इज़ म्यू। म्यू इज़ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो म्यू जो है वो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है और ये डिपेंड करता है कि फोटोन जो हमने थ्रो किया, रेडिएशन थ्रो की, उसकी एनर्जी कितनी है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो जिस मीडियम के अंदर हम थ्रो कर रहे हैं उस मीडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अल्फा बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स आल्सो कॉज फ्लोरेसेंस। इनकी एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस, चमक प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनकी वजह से फ्लोरेसेंस चमक, जैसे स्क्रीन के अंदर जो चमक आती है, जो पुराने टीवी होते थे उनके अंदर, ये उसी जैसी चमक प्रोड्यूस करते हैं। एक छोटा सा होमवर्क है, पेज नंबर 234 पे आपको एक टेबल नज़र आएगा, टेबल नंबर 21.1, द समरी ऑफ द नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। ये आपने ज़रूर पढ़ना है, इसको मेमोराइज भी करना है और इसके बारे में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अगेन वेरी सॉरी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ आपको नज़र आएंगे। रेडिएशन डिटेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो है वो पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सरगोदा बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका ख्याल रखिएगा। रेडिएशंस हम अपनी सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते। लाइक हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी गर्म और ठंडा फील कर सकते हैं, हमें डिफरेंट सेंसेस हैं, सुन सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, ये सारी सेंसेस में आ जाता है। बट रेडिएशंस को आप अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते। फिर इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि इसके लिए स्पेशली आप डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं और उन डिटेक्टर्स के ज़रिए आप इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो अब ये डिटेक्टर्स हैं क्या? ये डिटेक्टर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करती हैं और मोस्टली इनके अंदर आयनाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है ताकि वो रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकें बाय द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। तो ये डिटेक्टर्स 3 तरह के होते हैं, तीनों ही हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तीनों का वर्किंग डिफरेंट है एक दूसरे से, बट बहुत आसान है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी प्लीज़ टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि इसमें सारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थोड़ा साथ साथ थ्योरी को देखते जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाएगी कि इस थ्योरी में आपने क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर को, फिर गीगर म्यूलर काउंटर को और फिर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को। तो सबसे पहले हम अपना पहला जो हमारा डिटेक्टर है दैट इज़ विल्सन क्लाउड चैम्बर, उसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच शोज़ द विजिबल पाथ ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल। तो ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये आयनाइजिंग पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल जो इसके अंदर हो, चाहे वो अल्फा सोर्स है, बीटा सोर्स है, गामा इवन के सोर्स है या न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली हम इसमें अल्फा सोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, तो ये उनका पाथ विजिबल करता है, उनका पाथ हमें दिखाता है आयनाइजिंग पार्टिकल्स का। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है जी? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरेंशियली on ions, the path of the particle is made visible in the cloud of droplets। तो इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर, अगर यहाँ मेरे कर्सर को आप देखेंगे तो आपको, अभी हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जब इंशाल्लाह, तो हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे कि यहाँ हम एक क्लाउड सा बनाएंगे, कुछ वेपर्स का एक बादल सा बनाएंगे और इसके अंदर जब अल्फा पार्टिकल गुजरेंगे तो वो अपने ट्रेसेस, अपने निशानात जो हैं वो छोड़ के जाएंगे, तो उन ट्रेसेस को हम जो है वो ट्रेस करेंगे। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ साथ देखते जाएंगे। मैं इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिसमें एक ये पूरा चैम्बर है
और ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है जिसमें जो है वो ये पंप के ज़रिए, या इसको वैक्यूम पंप का नाम भी आपसे दे सकते हैं, या आपकी बुक में इसमें वैक्यूम लिखा होगा, इसके ज़रिए हम इसको वैक्यूम करते हैं ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। तो इसमें हम सिंपल अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर तो हमें नज़र आ रहा है द apparatus consists of the cylindrical glass chamber closed at the upper end by a glass window and the lower end by a movable piston। अगर देखा जाए तो इसकी जो छत है वो एक शीशे के यानी गिलास के एक टुकड़े से बनाई गई है, इसको सील किया गया है यहाँ से, और यहाँ नीचे एक मूवेबल पिस्टन रखा गया है, एक ऐसा पिस्टन जैसे मेल स्टूडेंट्स इस बात को ज़रा इजीली समझ जाएंगे कि जैसे साइकिल के ज़रिए हम साइकिल की हवा भरते हैं पंप के ज़रिए, तो उस पंप के अंदर एक पिस्टन लगा होता है जिसके ज़रिए हम बेसिकली जब ज़ोर लगाते हैं उसके ऊपर तो हवा जो है वो प्रेस होके टायर के अंदर जाती है। तो ये सिंपली हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन का काम ये होता है, इसके आगे एक रबर वॉशर लगी होती है जो कि इसको सील करके रखती है और एयर को जो है वो इजीली पंप करवा सकती है बाहर की तरफ। अ ब्लैक फेल्ट पैड सोक्ड इन अल्कोहल इज प्लेस्ड ऑन अ मेटल प्लेट इनसाइड द चैम्बर। द एयर सून हैविंग द लेदर वॉशर रिवर्स्ड air soon becomes saturated with alcohol vapors. A rapid expansion is produced by pulling quickly the piston of the bicycle pump, having the leather washer reversed so that it removes the air। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो इस पिस्टन के ऊपर हमने एक ब्लैक कलर का पैड रखा हुआ है। ये एक फोम है, स्पॉन्ज नुमा चीज़ है जिसको हमने बेसिकली ठीक ठाक करके अल्कोहल के अंदर भिगोया हुआ है। अब आपको पता है कि अल्कोहल बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, तो हमने इसी वजह से अल्कोहल को यहाँ इसकी जो पैड है या फोम है इसको भिगो के यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और इसको अल्कोहल में भिगोने की वजह ये थी कि जल्दी एवेपोरेट होकर यहाँ पे जो है वो अल्कोहल के वेपर्स या बादल बना देगा। हम जल्दी से क्या करते हैं, इस पिस्टन को नीचे की तरफ खींचते हैं ताकि जितनी भी एयर है इस चैम्बर के अंदर वो बाहर निकल जाए और यहाँ पे एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब जितनी भी ये जो फ़िज़ा है इस चैम्बर के अंदर ये सारी की सारी सुपर सैचुरेट हो, यानी कि अल्कोहल के साथ बिल्कुल फिल हो जाती है और ये पूरे बादल इसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम इसको खींचते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से एक अचानक कूलिंग होती है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है जिसकी वजह से जो है वो पूरी ये जो फ़िज़ा है इस चैम्बर के अंदर की वो सारी की सारी सुपर सैचुरेट हो जाती है वेपर से। जैसे ही इसके अंदर से रेडिएशन गुजरेगा, जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ा सोर्स रखी तो इसकी वजह से रेडिएशन गुजरेंगी तो इसके अंदर क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे और इस सारे रास्ते में आपको आयनाइजेशन फील होगी। अभी थोड़ी देर बाद हम ट्रेसेस देखेंगे तो उस ट्रेसेस में हम अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस के जो है वो ट्रैक्स भी हम देखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। तो जितने भी ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं मॉइस्चर के ये कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं और फिर वेपर्स के ट्रैक हमें यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इस पिस्टन के ऊपर एक ब्लैक कलर का पैड रखा। इस पैड को हमने अल्कोहल के अंदर भिगोया था। अल्कोहल क्योंकि जल्दी वेपराइज हो जाता है तो इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि इसकी वजह से हमें वेपर्स का एक क्लाउड मिल गया इस चैम्बर के अंदर। हमने जल्दी से पिस्टन को नीचे खींचा, पिस्टन को नीचे खींचा, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ और ये जितना भी चैम्बर था ये सारा सुपर सैचुरेट हो गया अल्कोहल से। फिर जो रेडिएशन यहाँ से पास कर रही थी उन रेडिएशंस की हमें ट्रैक्स नज़र आए। वो ट्रैक्स किस तरह नज़र आए वो आपको दिखाता हूँ। कुछ यूँ हमें ट्रैक्स नज़र आते हैं इसके अंदर, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के हैं, बीटा पार्टिकल्स के हैं और ये गैमा पार्टिकल्स के हैं। अब जैसे आपने और हमने देखा होगा कि अक्सर दोपहर में या दिन में हम देखते हैं कि जहाज़ अगर कोई ऊपर से गुज़र रहा हो तो वो पीछे अपने एक ट्रैक छोड़ के जाता है और हम यूजुअली ये कंसिडर करते हैं कि शायद ये जहाज़ का धुआं है जो पीछे हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन बेसिकली ये जहाज़ का धुआं नहीं होता है बल्कि ये आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो उस फिज़ा के अंदर बन जाते हैं। तो इनको हमारी बुक में लिखा हुआ है कि दीज आर द एटॉमिक वर्जन्स ऑफ द आइस क्रिस्टल्स लेफ्ट इन द स्काई बाय अ जेट प्लेन व्हेन सूटेबल कंडीशंस एक्सिस्ट। तो ये मखसूस कंडीशन के अंदर जो है वो ये आइस क्रिस्टल्स वहाँ बनते हैं। तो ऐसे ही ये जो ट्रैक्स हैं अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का ट्रैक है, ये बीटा पार्टिकल्स और ये गैमा पार्टिकल्स ट्रैक है। तो इनकी कुछ खसूसियात हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी बुक में लिखता है कि द अल्फ़ा पार्टिकल लीव थिक स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस ट्रैक्स ड्यू टू द इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पाथ बनाते हैं, नंबर 2 थिक बनाते हैं, बहुत गाढ़े होते हैं और स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है इनका। कंटिन्यूअस ट्रैक लगातार चलने वाला ट्रैक होता है और इनकी ये वजह क्या है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये पेनिट्रेट भी ज़्यादा करते हैं।
बीटा पार्टिकल्स कतरे कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ अभी पड़ी हुई हैं लेक्चर के स्टार्ट में। तो बीटा पार्टिकल्स फॉर्म थिन एंड डिसकंटिन्यूअस ट्रैक्स एक्सटेंडिंग इन इरेगुलर मैनर। तो ये थिन बनाते हैं ट्रैक्स। अगर इनको देखें तो ये बारीक हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, और इनका कोई पैटर्न नहीं है, आपको किसी पैटर्न में नज़र नहीं आ रहे। ऑन द अदर हैंड गैमा रेज को देखें तो गैमा रेज लीव नो डेफिनेट ट्रैक्स अलॉन्ग द पाथ। तो गैमा रेज के जो हैं वो कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं होता है, तो इससे बस ये मामूली से ट्रेसेस हमें फील होते हैं कि कुछ ऐसा है। तो अब इसका क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ अगर हम जाएं तो लास्ट पैराग्राफ में लिखता है कि लेंथ ऑफ द क्लाउड ट्रैक्स हैज बीन फाउंड प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 किलोवोल्ट between the top and the bottom of the chamber provides an electric field which clears away all unwanted ions from the chamber to make it ready for the use। तो बता रहा है कि ये जितने भी ट्रैक्स हैं ये बेसिकली शो करते हैं कि इनकी एनर्जी कैसी है। अब अगर अल्फा पार्टिकल्स की देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई एनर्जी है, बीटा की कमज़ोर है कदरे, लेकिन गैमा की तो बिल्कुल ही नहीं है। एट देन टॉप एंड बॉटम ऑफ द चैम्बर, इन चैम्बर के टॉप और बॉटम के दरमियान हम हाई पोटेंशियल तकरीबन 1 किलो इलेक्ट्रॉन यानी 1000 वोल्ट्स तक अप्लाई करते हैं ताकि जितने भी अनवांटेड आयंस हैं वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएं, क्योंकि एक दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा चैम्बर जो है वो रेडी हो जाता है इसकी वजह से। तो फिर उसके बाद एक और भी सजेशन हमारी बुक में है कि चैम्बर में भी placed in a strong magnetic field which will bend the path providing the information about the charge, mass, energy of the radiating particle. In this way it has helped for the discovery of the new particles। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर ने एक और भी काम किया जा सकता है कि वो कहता है इसके गिर्द अगर आप एक अच्छा रीज़नेबल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि उससे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो वो बेंड हो जाते हैं, यानी अपना रास्ता थोड़ा सा उनका बेंड हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो उसकी वजह से चार्ज की नेचर भी आपको पता चल जाएगी कि आधर पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्टिकल हैं, आधर न्यूट्रल हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उनके ऊपर क्या है। मैस फाइंड हो सकता है, एनर्जी फाइंड हो सकती है, और इसके ज़रिए काफ़ी न्यू जो पार्टिकल्स हैं वो भी फाइंड आउट किए जा सकें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनदर एक बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ गीगर म्यूलर काउंटर। ये भी एक ऐसा ही काउंटर है और इसका काम भी जो है वो रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है। दो तरह के डायग्राम्स बनाई हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे प्लेस की हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इस पर तवज्जो रखिएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुक अपने सामने रखिएगा ताकि थियरी आपको क्लियर होती जाए। गीगर म्यूलर ट्यूब इज़ अ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर, बहुत मशहूर रेडिएशन डिटेक्टर है। द discharge in the tube results from the ionization produced by the incident radiations। इसके अंदर जो भी रेडिएशंस इंसिडेंट हो, यानी इनके अंदर जो आने वाली रेडिएशंस होंगी, यानी ये जो इसके अंदर आएंगी वो इसके अंदर कुछ जो है वो आयनाइजेशन क्रिएट करती हैं। रेडिएशंस आपको पता है कुछ आयनाइजेशन क्रिएट करती हैं, बट ये करती कैसे हैं अब इसको हम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिफ सेंट्रल वायर एक्टिंग एज एन एनोड in a hollow metal cylinder acting as a cathode filled with a suitable mixture of the gas at 0.1 atmospheric pressure। अब इसके अंदर एक वायर आपको नज़र आ रही है, दोनों डायग्राम देखें तो इसके सेंटर के अंदर आपको एक वायर नज़र आ रही है और ये वायर एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एनोड की तरह बिहेव कर रही है, और इसकी जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैं वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइड कैथोड की तरह बिहेव कर रही हैं। इसके अंदर हम एक मुनासिब गैस भरते हैं। ये गैस कोई भी गैस वैसे यूजुअली होती है, लेकिन हम ब्रोमीन गैस को भी भर लेते हैं। तो इसकी खसूसियात हम एंड पे आगे पढ़ते हैं कि किस तरह की गैस हमें जो है वो यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो ब्रोमीन हम नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि हम इसके अंदर नियॉन गैस यूज़ करते हैं, बट बाय द एंड हम इस चीज़ को फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि ब्रोमीन कब हम यूज़ करेंगे और नियॉन कब यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर इनिशियली हम जो है वो गैस भरते हैं और वो गैस जो है वो 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी लो प्रेशर पे रखते हैं। लो प्रेशर पे गैस को भरने का हमें फ़ायदा ये होता है कि वो गैस जल्दी आयोनाइज हो सकती है। One end of the tube has a thin mica window to allow the entry of the alpha or beta particles, and other end is sealed with a non-conducting material and carries the connecting pins to the two electrodes। तो इसकी एक साइड को हम थिन मीका विंडो से बनाते हैं ताकि रेडिएशंस का आना जाना लगा रहे वहाँ से, और दूसरी साइड को फिर हम सील कर देते हैं जो है वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ, ताकि वो साइड हमें डिस्टर्ब ना कर सके, और उधर हम फिर दो कंडक्टिंग पिन्स लगा देते हैं ताकि यहाँ से हमारे जो है वो जो बैटरी का कनेक्शन है वो इजीली सप्लाई हो सके। A high potential difference of about
400 वोल्ट्स फॉर नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब्स। अगर हम नियॉन ब्रोमीन की फिलिंग करें इसके अंदर, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि नियॉन ब्रोमीन की अगर हम फिलिंग करें तो फिर हमें 400 वोल्ट के राउंड अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, बट slightly less than that necessary to produce the discharge through the gas is maintained between the electrodes। तो तकरीबन 400 या 400 से मामूली सा कम जो है वो हम वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ताकि इसके अंदर एक डिस्चार्ज सा प्रोड्यूस हो सके और उसकी वजह से हम अपनी कुछ स्टडीज़ कर सकें। ओके, वर्किंग, इसकी वर्किंग को हम देखते हैं। इसकी वर्किंग इस तरह है कि व्हेन रेडिएशन एंटर्स द ट्यूब, आयनाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल वायर। जब रेडिएशन ट्यूब के अंदर एंटर होती हैं, ये जो रास्ता आपको दिखाया गया है ट्यूब के अंदर रेडिएशन के एंटर होने का, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल वायर। क्योंकि ये सेंट्रल वायर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे वो सारे के सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दे आर एक्सेलेटेड टूवर्ड द वायर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। They collide with other molecules of the gas and knock out more electrons, which in turn do the same and produce a flow of electrons to move towards the central wire। अब जो गैस हम इसके अंदर भरते हैं लो पोटेंशियल के ऊपर, आर्गॉन गैस है, हीलियम नियॉन है, सॉरी आर्गॉन और ब्रोमीन नियॉन है, इसके अंदर जो भी गैस हम इसके अंदर लो प्रेशर के ऊपर फिल करेंगे, ये उसके जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है उनके साथ जब रेडिएशन टकराएंगी तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगी। वो इलेक्ट्रॉन भी सेंट्रल वायर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। दिस मेक्स अ शॉर्ट पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द एक्सटर्नल रजिस्टर। इट इज़ एम्पलीफाइड एंड रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो फिर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं, ये रिमूव होकर आते हैं। ये होता क्या है, इसमें होता ये है कि क्योंकि हमें पता है फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके आ रहा है तो उसका मतलब है कि करंट की छोटी छोटी जो पल्सेज हैं वो बेसिकली मूव कर रही हैं। तो ये जो पल्सेज होती हैं, इन पल्सेज को हम रजिस्टर करते हैं आगे स्क्रीन के ऊपर, या हमारे पास एक काउंटर होता है, उस काउंटर के ऊपर हम इसको रजिस्टर करते हैं। द काउंटर विच आल्सो प्रोवाइड्स द पावर इज कॉल्ड एज सीलर। इसको स्केलर बेसिकली बोला जाता है। तो स्केलर जो हमारे पास है वो एक काउंटर है जो कि इन पल्सेस को काउंट करता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल इज काउंटेड एज अ सिंगल पल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज वट एवर द एनर्जी ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल मे बी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनकी वजह से आयनाइजिंग पार्टिकल्स और ये सारे जब फ्लो करके आते हैं तो इनकी वजह से एक सिंगल पल्स जनरेट होती है, और इस पल्स, ये जो पल्स या शुआ टाइप हमें मिलती है, ये बेसिकली सेम साइज़ की होती है। चाहे जिस तरह का भी पार्टिकल हो तो वो हमें ज़्यादा इशू नहीं होता है। इट कैन नॉट दस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एनर्जीज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स एज आउट पल्सेस आर सेम। द एंटायर इलेक्ट्रॉन पल्स टेक लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि ये जो करंट की पल्स बनी है ये अल्फा पार्टिकल्स की वजह से बनी है या बीटा की वजह से बनी है या किसी और पार्टिकल की वजह से, बल्कि ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पल्स जो है वो तकरीबन 1 माइक्रो सेकेंड लेती है इस सारे प्रोसेस में। अब इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़ डेड टाइम। अब जब ये पल्सेस यहाँ पे चल रही होती हैं और पल्सेस हमें मिलती हैं तो इसमें एक डेड टाइम भी आता है। Positive ions being very massive than electrons take several hundred times as long as to reach the outer cathode। अब यहाँ हम जिक्र तो ये करते रहे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंट्रल वायर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हमने ये जिक्र नहीं किया कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके पीछे पॉजिटिव आयन जो बनता है वो किधर जाता है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, इन दीवारों की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड ये नेगेटिवली चार्ज दीवारें हैं हमारे पास। तो क्योंकि ये बहुत मैसिव होते हैं, वजनी होते हैं, तो इनको वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको जिसके हमारी बुक के अंदर लिखता है कि दे टेक सेवरल 100 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रीच द आउटर कैथोड, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक ये काफ़ी टाइम ले जाते हैं कि ये कैथोड तक जाए। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉल्ड द डेड टाइम, और ये डेड टाइम तकरीबन 10⁻⁴ सेकेंड्स का होता है। फर्दर इनकमिंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी काउंटेड। जितनी देर में ये कैथोड की तरफ जाते हैं उस ड्यूरेशन में आप कोई और काउंटिंग नहीं कर सकते। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर डेड टाइम स्टार्ट हो गया आप तो रेडिएशन काउंट ही नहीं कर सकेंगे। हमारा मकसद तो इसको पढ़ने का या स्टडी करने का क्या था, गीगर मिलर काउंटर का, कि हम जितना भी हो सके ज़्यादा रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तो डिटेक्शन ख़त्म हो गई क्योंकि डेड टाइम स्टार्ट हो गया। तो फिर हम एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्विंचिंग का प्रोसेस। क्विंचिंग में क्या होता है? व्हेन अ पॉजिटिव आयन स्ट्राइक द कैथोड, जैसे ही ये पॉजिटिव आयंस इस कैथोड दीवारों के साथ जाके टकराते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। तो कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज होता है।
तो जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल्स उनकी तरफ जाएंगे तो वहाँ से, क्योंकि भारी पार्टिकल टकराएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर बाहर निकलेंगे सरफेस से। द इलेक्ट्रॉन वुड बी एक्सेलेटेड टू गिव द फर्दर स्पूरियस काउंट्स। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करके आएंगे तो वो तो एक्स्ट्रा काउंटिंग देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखें ये तो इलेक्ट्रॉन हमारी उस गैस के थे ही नहीं, ये तो इस सरफेस में से निकलना शुरू हुए, तो ये तो और ज़्यादा काउंटिंग देना शुरू हो गए। दिस इज प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विंचिंग गैस विद द प्रिंसिपल गैस। जो गैस हमने पहले भरी होती है उसके साथ हम क्या करते हैं कि हम एक क्विंचिंग गैस भरते हैं, और इस गैस का काम ये होता है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सरफेस में से निकल रहे हैं ना, उनको जाके कैच करे, कवर करे। द क्विंचिंग गैस must have an ionization potential lower than that of an inert or principal gas। तो क्विंचिंग गैस का काम ये होता है कि वो बेसिकली तो ऐसी गैस होनी चाहिए कि जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए इनर्ट या प्रिंसिपल गैस से। Thus the ions of the quenching gas reach the cathode before the principal gas ions। तो फिर जब हम क्विंचिंग गैस भरते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि उसका अपना आयनाइजेशन पोटेंशियल तो लो होता है, तो वो कैथोड की तरफ इन जो आयन्स हैं, जो यहाँ पे प्रिंसिपल गैस जो हमने पहले भरी हुई थी उसके पॉजिटिव आयन से पहले क्विंचिंग गैस के आयन्स पहुँच जाते हैं। When they reach near the cathode, they capture electrons and become the neutral molecules। तो जैसे ही वो कैथोड पे पहुँचते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे निकलने होते थे उनको कैच करके न्यूट्रल हो जाते हैं। Following neutralization, the excess energy of the quenching molecules is dissipated in dissociation of the molecules rather than it releases electron from the cathode। तो वो कहता है कि बजाय इसके कि ये जो क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स भाग के जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं मूव करते हुए, तो वो एनर्जी वहाँ रिलीज़ करने की बजाय वो वहीं से ही जो है वो इस एनर्जी का, जो क्विंचिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो डेसिपेट जो है वो डिसोसिएशन यानी उन मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में, अपने ही मॉलिक्यूल्स को इधर उधर मूव कराने में, डिस्पर्स कराने के काम आ जाते, बजाय इसके कि मज़ीद जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाले। इसकी एग्जांपल भी हमारे बुक में है कि व्हेन ब्रोमीन गैस इज एडेड टू द नियॉन गैस इन GM ट्यूब, द ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द आयंस ऑन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड डिसोसिएट इनटू द ब्रोमीन एटम्स। तो अगर हम ब्रोमीन गैस को यहाँ भरें ना एज अ क्विंचिंग गैस नियॉन गैस के, अगर इनिशियली हमने नियॉन गैस को फिल किया हुआ है और हम वहाँ पे ब्रोमीन को एज अ क्विंचिंग गैस बने, तो ब्रोमीन के एटम जो आयंस हैं वो जल्दी जल्दी जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और ख़ुद को ब्रोमीन एटम बना लेते हैं। द एटम्स देन रेडिली कंबाइन इनटू द मॉलिक्यूल्स अगेन फॉर द नेक्स्ट पल्स। द गैस क्विंचिंग इज कॉल्ड एज सेल्फ क्विंचिंग। तो इसमें जो गैस क्विंचिंग है, यानी गैस अगर उसमें क्विंचिंग के तौर पे आप फिल करें तो उसको सेल्फ क्विंचिंग का नाम दिया जाता है। ऑल्दो ऑल कमर्शियल गीगर ट्यूब्स आर सेल्फ क्विंच्ड। अब जो हमारे पास गीगर ट्यूब्स आ रही हैं वो सेल्फ क्विंच्ड होती हैं, उनके अंदर क्विंचिंग गैसेज होती हैं। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग इन एडिशन। एक और भी तरीकाकार है क्विंचिंग करने का, वो है इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग में क्या होता है, फॉर दिस पर्पस अ लार्ज नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एनोड इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग द आउटपुट पल्स। तो यहाँ पे जो हम एनोड है इसको बाहर से एक बड़ा नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं। इनिशियली तो ये पॉजिटिव था, आप इसको यकदम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो सारे पॉजिटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। This reduces the electric field below the critical value of ionization by collision. The negative voltage remains until all the positive ions are collected at cathode, thus preventing the secondary pulses। तो यहाँ पे उस वक्त तक आप नेगेटिव पोटेंशियल देते रहेंगे जब तक सारे के सारे जो हैं वो आपके पास आयंस कलेक्ट नहीं हो जाते। जब आयन सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप वो पोटेंशियल हटा लें, इससे एक्स्ट्रा पल्सेस से आप बच जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस ट्यूब के अंदर जो है वो एक गैस भरते हैं और 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भरते हैं, जो कि बहुत लो प्रेशर है। और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब रेडिएशन इसके अंदर एंटर होंगी तो बड़ी आसानी से जो है वो आयनाइजेशन कॉज हो सकती है। जब आयनाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं सेंट्रल पॉजिटिव वायर की तरफ। तो ये पॉजिटिव वायर के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो वो जाके टकराते हैं कैथोड। ये दीवारें जो हैं वो कैथोड से होती हैं, नेगेटिव पार्टिकल होती हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि जब ये पॉजिटिव हैवी आयंस जाके टकराते हैं इसके साथ, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस में से निकलना शुरू हो जाते हैं जो इस रॉड के ऊपर आके टकराते हैं, और इसकी वजह से यहाँ काउंटर के अंदर एक्स्ट्रा काउंटिंग आना शुरू हो जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो तो एक्चुअल काउंटिंग है ही नहीं, वो तो एक्स्ट्रा काउंटिंग है। तो इस एक्स्ट्रा काउंटिंग को ख़त्म करने के लिए फिर हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको क्विंचिंग का प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें दो तरह की क्विंचिंग होती है, गैस क्विंचिंग होती है जिसको सेल्फ क्विंचिंग भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग भी होती है। क्विंचिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब हम गैस इसके अंदर भरते हैं बाहर से, तो वो गैस हम एक मखसूस किस्म की गैस लेते हैं, और उस गैस के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो होना चाहिए।
उसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो गैस हम भरते हैं ना इसके ऊपर, तो उसके आयन्स जो हैं वो जल्दी जल्दी जाके इस दीवार के साथ, कैथोड के साथ टकरा के तो वहाँ से खुद को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलना होता है वहाँ से वो उसी को ही कैप्चर कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रॉड के साथ आके टकराए। दूसरा तरीका ये है कि इस रॉड को हम हाईली नेगेटिव पोटेंशियल, यानी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको हाईली नेगेटिव देना शुरू हो जाए, तो सारे पॉजिटिव आयन इसके साथ टकरा जाएंगे, कोई आयन वहाँ जाकर टकराएगा नहीं, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा, तो एक्स्ट्रा काउंटिंग भी हमारे पास नहीं आएगी। इसके यूजेस क्या हैं इस गीगर म्यूलर काउंटर के? गीगर म्यूलर काउंटर के यूजेस काफ़ी हैं, तो इसमें से कुछ उन्होंने बताए हुए भी हैं कि गीगर काउंटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द रेंज और पेनिट्रेशन पावर ऑफ आयनाइजेशन पार्टिकल्स। तो गीगर काउंटर जो है वो रेंज और पेनिट्रेशन पावर जो है आयनाइजिंग पावर की पार्टिकल्स की फाइंड करने के काम आता है। द रिडक्शन इन द काउंट रेट बाय इंसर्टिंग द मेटल प्लेट्स ऑफ वेरिंग थिकनेस बिटवीन द सोर्स एंड द ट्यूब हेल्प्स टू एस्टिमेट द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो मुख्तलिफ ये जरिए हमें बता रहा है कि किस तरीके से जो है वो हम अगर कोई मेटल प्लेट्स अंदर रख के भी हम थिकनेस को, एक मखसूस थिकनेस की मेटल प्लेट अगर इसके अंदर रख देना ट्यूब के अंदर, तो उससे हम पेनिट्रेशन पावर भी और ये सारी चीज़ें एस्टिमेट कर सकते हैं। अब इसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि ये फास्ट काउंटिंग नहीं कर सकता, जल्दी काउंटिंग नहीं कर सकता। उसका रीज़न इसका डेड टाइम है, क्योंकि इसका डेड टाइम जो है वो 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा का है, तो ऑब्वियसली काउंटिंग इसमें रुकती है, और काउंटिंग जब रुकेगी तो फिर हमारा जो है वो कैलकुलेशंस में और हमारे जो स्टडीज़ हैं उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो फिर हम इस मसले का जो हल निकालते हैं वो फिर एक और डिटेक्टर है उसको स्टडी करते हैं। उससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ डेड टाइम एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्विंचिंग। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने जो नोट्स हैं या अपनी बुक है वहाँ से ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना है, और इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। हमने इसको यहाँ पे वैसे डिस्कस कर लिया, लेकिन इस चीज़ को आपने अपने पास नोट डाउन ज़रूर करना है। लास्ट डिटेक्टर है हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेक्टर है। आपको पढ़ के इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए भी अपनी थ्योरी को देखते रहिएगा बुक में। इट इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन ऑपरेटिंग अंडर द रिवर्स बॉयस कंडीशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जो है वो एक ऐसा डिटेक्टर पढ़ें जो कि इंटरेस्टिंगली रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। हालांकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन को फेवरेबल माना जाता है, तो इसमें जो है वो हमारा जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। A solid state detector is a specially designed PN junction operating under the reverse bias, in which the electron hole pairs are produced by incident radiations to cause a current pulse to flow through the external circuit. सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन होता है। इसको हम खुद ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं जो अपने मकसद को अचीव करने के लिए, और ये रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। किस वजह से जनरेट होते हैं? जब रेडिएशन इसके ऊपर आके स्ट्राइक करती हैं, इसके साथ टकराती हैं, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। और हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, मूव करते हैं, तो इनकी वजह से करंट की पल्स जो है वो चलती है, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आउटपुट मिलती है। इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन ये डायग्राम में बिल्कुल वाज़ेह है आपके सामने कि द डिटेक्टर इज मेड फ्रॉम द पी टाइप सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड एन टाइप थिन लेयर इज प्रोड्यूस बाय डोपिंग द टॉप सरफेस विद द डोनर टाइप इम्प्योरिटी। तो जो है वो पी टाइप और एन टाइप, क्योंकि पीएन जंक्शन है तो पी टाइप आपके पास बेस मटेरियल होता है, आइदर सिलिकॉन होगी या जर्मेनियम होगी, और एन टाइप को आप थोड़ा डोपिंग करके बनाते हैं, और वो डोनर टाइप इम्प्योरिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो एन टाइप बनता है वो सिर्फ डोनर टाइप इम्प्योरिटी से ही बनता है। द टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड टू मेक द गुड कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट्स विद द एक्सटर्नल सर्किट्स। तो टॉप और बॉटम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में जो टॉप सरफेस है वो भी गोल्डन कलर की नज़र आ रही है, और जो बॉटम है वो भी गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है। गोल्ड एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ताकि एक्सटर्नल सर्किट के साथ एक अच्छा कंडक्टर कनेक्ट हो सके, ताकि करंट की जो मेजरमेंट हम अगर लें तो वो हमें बेहतरीन मिल सके। द कंबाइंड थिकनेस ऑफ पी एन एन टाइप, जो हमारा मटेरियल है एन टाइप, और गोल्ड लेयर एब्जॉर्ब सो less energy of the incident particle that the junction may be assumed to be situated at the front surface. This is known as the surface barrier type detector. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप सरफेस है अगर उसको देखें उसमें हमारे पास यहाँ एन टाइप है और उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग है। तो ये तकरीबन इतनी ही जो है वो रेडिएशन
एब्जॉर्ब करते हैं, और हम इसको यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में ये बात लिखी गई है कि बहुत कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल्स की, कि हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये सरफेस टाइप बैरियर है, एक रुकावट है कि जो रोक रही है। इसकी वर्किंग को अगर हम डिस्कस करें, रिवर्स बायस इज अप्लाइड थ्रू द टू कंडक्टिंग लेयर्स ऑफ द गोल्ड। तो रिवर्स बायस पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, अगर आप देखें ना तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिवर्स बायस जो है वो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। दिस एनलार्जेस द चार्ज फ्री रीजन अराउंड द जंक्शन कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। अब हमें पता है कि पीएन जंक्शन के अंदर एक डिप्लीशन रीजन होता है, और जब रिवर्स बायस बनता है तो वो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है। नॉर्मली नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और जब डिप्लीशन रीजन बढ़े या रिवर्स बायस कंडीशन हो तो ऑब्वियसली इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं करता। When an incident particle penetrates through the depletion region, it produces the electron hole pair. अब जब कोई रेडिएशन उस डिप्लीशन रीजन के ऊपर जाके फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है। द मोबाइल चार्ज कैरियर्स मूव टूवर्ड द रेस्पेक्टिव साइड्स ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों अपने अपने टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिस गिव राइज टू द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू विच द पल्स ऑफ द वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द रजिस्टर आर। तो ये जो रजिस्टर है, या जिसको हमने स्केलर या एम्पलीफायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दो वायर्स नजर आ रही हैं आपको, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस एज एन आउटपुट हमें मिलता है। द पल्स इज एम्पलीफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द स्केलर यूनिट। तो ये जो स्केलर यूनिट, जैसे हमने पिछले डिटेक्टर में भी कहा था कि ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो स्केलर के जरिए हम पल्स को एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करके इसको चेक करते हैं। द साइज ऑफ द पल्स इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। जितनी बड़ी पल्स होगी इसका मतलब है उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही मजबूत, उतना ही ताकत वाला और उतना ही एनर्जेटिक पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक किए। The energy needed to produce an electron hole pair is about 3 electron volts to 4 electron volts, which makes the device useful for detecting the low energy particles. अब सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हम जनरेट करना चाह रहे हैं वो कितनी एनर्जी पे जनरेट होगा, यानी कितनी एनर्जी की रेडिएशन हो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकता है। तो अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी आपके पास रेडिएशन हो या इंसिडेंट पार्टिकल हो ना, तो आप बआसानी जो है वो इसमें से पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इतना फेवरेबल हमारे पास डिटेक्टर है कि ये बआसानी जो है वो लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, उनकी वजह से जो है वो हमें काउंटिंग मिल सकती है। द कलेक्शन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल is much less than the gas filled counters and hence the solid state detector can count very fast। तो गैस फील्ड जो डिटेक्टर्स होते हैं उनमें काउंटिंग इतने जल्दी नहीं हो सकती। लाइक जैसे प्रीवियस हमने देखा तो हमें काउंटिंग तब मिलनी थी जब आयनाइजेशन क्रिएट होती, इसमें तो जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक किया इसने काउंटिंग दे दी, तो ये बहुत फास्ट काउंटर है। द अबव मेंशन टाइप ऑफ डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर इलेक्टिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बट स्पेशली डिजाइन डिवाइस कैन बी यूज फॉर गैमा रेज। तो इससे पहले वाला जो हमने 2 डिटेक्टर्स पढ़े तो उसमें हम अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को स्टडी कर सकते थे या काउंटिंग ले सकते थे, लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का फ़ायदा ये है कि हम इससे गैमा रेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर और जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन्स इसमें हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई तो आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में इसका सवाल पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।